जय हिंद, वंदे मातरम। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे ऑर्गेनाइजेशन की आदतें, मूल आदतें या पॉल और नेल की यशोगाथा। अक्टूबर 1987 की बात है। मैनहट्टन के एक आलीशान होटल के बॉलरूम में वॉल स्ट्रीट के प्रमुख निवेशकों और शेयर विश्लेषकों का एक समूह एकत्रित हुआ। वे यहाँ एल्यूमीनियम कंपनी ऑफ अमेरिका, जिसे एल्कोआ के नाम से भी जाना जाता है, के नए सीईओ से मिलने आए थे। इस कंपनी ने पिछले 100 सालों में हर्शेस, किसेस चॉकलेट के रैपर और कोका कोला की धातु से बनी कैन्स से लेकर उपग्रहों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बोल्ट्स तक अनगिनत चीजों का निर्माण किया था। एल्कोआ के संस्थापक ने एक शताब्दी पहले एल्यूमीनियम को पिघलाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया था और तभी से ये कंपनी विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगी। इस सभा में बैठे श्रोताओं में से कई एल्कोआ में लाखों डॉलर निवेश कर भारी मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन पिछले एक वर्ष से निवेशकों की ओर से कई तरह की शिकायतें आ रही थी। एल्कोआ के प्रबंधन में गलतियां होने लगी थी। कंपनी का विस्तार करने के लिए नए किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था, जो एक गलत कदम साबित हुआ। इसके कारण एल्कोआ ने अपने अनेकों ग्राहक खोए और मुनाफा भी कम होकर प्रतिस्पर्धी कंपनियों के पास जाने लगा। इसलिए जब एल्कोआ के मैनेजिंग बोर्ड ने नए सीईओ के चुनाव की घोषणा की, तो हर किसी ने राहत की सांस ली। पर इस राहत को बेचैनी में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि नए सीईओ थे पॉल ओनेल। वे एक पूर्व सरकारी अधिकारी थे। वॉल स्ट्रीट के अधिकतर लोग उनसे अनजान थे। इसलिए एल्कोआ ने मैनहट्टन के बॉलरूम में जब यह सभा रखी, तो हर प्रमुख निवेशक चाहता था कि उसे भी इस सभा में आमंत्रित किया जाए। धारीदार स्लेटी रंग के सूट के साथ लाल टाई पहने 51 वर्षीय ओनेल दोपहर करीब 12 बजे मंच पर आए। उनके बाल सफेद और मुद्रा स्थिर थी। उन्होंने उत्साह से आगे आकर सबकी ओर देखा और मुस्कुराए। ओनेल एक आदर्श सीईओ की तरह ही गौरवशाली, सख्त और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं यहाँ आपसे कर्मचारियों की सुरक्षा के विषय पर बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। हर साल एल्कोआ के अनेक कर्मचारी काम के दौरान होने वाली दुर्घटना में चोटिल हो जाते हैं, जिसके कारण वे अगले 1-2 दिन काम नहीं कर पाते। हमारे कर्मचारी 1500 डिग्री तापमान की धातुओं और ऐसी मशीनों के साथ काम करते हैं, जिसमें जरा सी गलती से इंसान का हाथ कट सकता है। इसके बावजूद हमारा कर्मचारी सुरक्षा रिकॉर्ड अमेरिका की सामान्य श्रमिक संख्या से कहीं बेहतर है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। मैं एल्कोआ को अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि कर्मचारियों के साथ होने वाले आकस्मिक दुर्घटनाओं की संख्या घटकर शून्य हो जाए। सभा में बैठा हर इंसान पॉल ओनेल की बातें सुनकर हैरान था। आमतौर पर इस प्रकार की सभाओं में सब कुछ पहले से तय होता था। अब हर नया सीईओ अपने परिचय से सभा की शुरुआत किया करता था और आमतौर पर मंच पर खड़े होकर कुछ इस तरह के मजाक करता था कि कैसे उसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपना सारा समय बिस्तर में पड़े रहकर गुजारा था। वे मुनाफा बढ़ाने और मूल्य घटाने का वचन देता था और इसके बाद टैक्स और व्यापार नियमन के विषयों को इस तरह कुरेदा जाता था मानो वे स्वयं न्यायालय में तलाक दिलाने वाला वकील रह चुका हो और उसे हर विषय से जुड़ी बातों को कुरेदने का अनुभव हो। आखिरकार उसका भाषण तालमेल, नव योजना और सह स्पर्धा जैसे दमदार पर रटे रटाए शब्दों के साथ समाप्त हो जाता था। इस तरह कोई उस सभा से इस आश्वासन के साथ वापस काम पर लौटता कि पूंजीवाद अब भी सुरक्षित है। पर ओ'नेल ने ना तो मुनाफे की बात की, ना टैक्स की। उन्होंने इस विषय पर भी कुछ नहीं कहा कि बाजार को ध्यान में रखते हुए कैसी कार्यप्रणाली बनाई जाए जिससे कंपनी को सफलता हासिल हो। इसके विपरीत ओ'नेल ने कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी बातें की। उनकी ये बातें सुनकर सभा के श्रोताओं को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ओ'नेल नियमों को लेकर बेहद सख्त निकले या फिर इससे भी बुरा, कहीं वे लोकतांत्रिक ढंग से काम करने में विश्वास ना रखते हो। उनका यह डर संभावना में तब्दील हो रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस कमरे के सुरक्षा निकास दरवाजों की स्थिति दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए ओ'नेल ने बॉलरूम के पीछे की ओर इशारा किया। वहाँ पीछे की ओर कुछ दरवाजे हैं। आग लगने जैसी किसी आपातकालीन स्थिति में आप शांतिपूर्वक उन दरवाजों से बाहर निकल सकते हैं और सीढ़ियों द्वारा लॉबी में पहुंचकर सुरक्षित रूप से इस इमारत से बाहर निकल सकते हैं। यह सब सुनकर उस विशाल कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर कोई आवाज बची थी तो केवल खिड़कियों से आ रही ट्रैफिक की आवाज। सुरक्षा, आपातकालीन निकास के दरवाजे, क्या मजाक है? श्रोताओं के बीच बैठे एक निवेशक के मन में यही सवाल उठे।
वे जानता था कि 60 के दशक में ओनेल वॉशिंगटन डीसी में रहते थे। कहीं ये व्यक्ति नशा तो नहीं करता, उसे शंका होने लगी। अंततः किसी ने हाथ उठाकर एरोस्पेस डिवीजन की इन्वेंटरीज के बारे में पूछा। एक अन्य व्यक्ति ने कंपनी के पूंजी अनुपात के बारे में बात की। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ नहीं पाए, ओनेल ने कहा। यदि आप एल्कोआ के कामकाज का तरीका जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। अन्य चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की तरह बेतुकी बातें करने या प्रोत्साहन देने भर से आकस्मिक घटनाओं की संख्या कम नहीं हो सकती। जब हर कोई ये निश्चय कर लेगा कि उसे स्वयं को बेहतरीन बनाने की आदत डालनी है, तो ऐसी घटनाओं की संख्या स्वतः ही कम होने लगेगी। हमारे सुरक्षा आंकड़े हमारे विश्वास के सूचक हैं। इन आंकड़ों से हम ये जान सकते हैं कि हमारे संगठन की आदतों में परिवर्तन हुआ है या नहीं। आगे से हमें इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। व्याख्यान समाप्त हुआ। कमरे से बाहर निकलने के लिए निवेशकों में अफरा-तफरी मच गई। एक निवेशक भागता हुआ लॉबी में पहुंचा और वहां रखे फोन से उसने अपने 10 बड़े ग्राहकों को फोन किया। उस निवेशक ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, मैंने अपने सारे ग्राहकों को फोन लगाकर एक ही बात कही। बाकी निवेशक अपने ग्राहकों को कंपनी के शेयर बेचने की सलाह दें। उससे पहले ही आप अपने सारे शेयर बेच दीजिए। बोर्ड ने कंपनी की बागडोर एक सनकी हिप्पी के हाथों में सौंप दी है, जो कंपनी का सत्यानाश करने वाला है। उसने आगे कहा, मुझे बाद में समझ में आया कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में अपने ग्राहकों को इससे बुरी सलाह कभी नहीं दी। ओनेल के इस व्याख्यान को 1 वर्ष भी नहीं हुआ और एल्कोआ ने मुनाफे के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। ओनेल 2000 में सेवानिवृत्त हुए, तब तक कंपनी की वार्षिक आय पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गई थी। कंपनी के बाजार पूंजीकरण में भी 27 अरब डॉलर की बढ़ोतरी थी। ओनेल के सीईओ बनने के बाद जिन लोगों ने एल्कोआ में लाखों डॉलर निवेश किए थे, उन्हें ओनेल के कार्यकाल में बहुत लाभ हुआ। यहाँ तक कि ओनेल के सेवानिवृत्त होने तक इन निवेशकों के शेयर का मूल्य भी 5 गुना बढ़ गया था। ओनेल के कार्यकाल में कंपनी का खूब विकास हुआ। एल्कोआ की गणना अब दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में होने लगी। ओनेल के आगमन से पूर्व एल्कोआ के हर कारखाना में हर सप्ताह कम से कम एक दुर्घटना जरूर होती थी। पर ओनेल की सुरक्षा योजनाओं के लागू होने के बाद कई सालों तक किसी भी कर्मचारी के साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं घटी। अमेरिकी औसत दर के मुकाबले एल्कोआ की कर्मचारी दुर्घटना दर 20-1 थी। तो ओनेल ने सबसे बड़ी नीरस और सर्वाधिक संकटपूर्ण कंपनी को मुनाफे और सुरक्षा के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली कंपनी में कैसे तब्दील किया? इस सवाल का जवाब आसान है। उन्होंने एक आदत पर निशाना साधकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन की लहर पैदा कर दी। ओनेल बताते हैं कि मैं जानता था कि मुझे एल्कोआ को पूरी तरह परिवर्तित करना होगा, पर आप लोगों को बदलने का आदेश नहीं दे सकते। हमारा दिमाग आदेश ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए मैंने शुरुआत में सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं इस एक पहलू से संबंधित आदतों को परिवर्तित कर पाया, तो यह परिवर्तन पूरी कंपनी में लाया जा सकता है। ओनेल को विश्वास था कि कुछ आदतों में ऐसी शक्ति होती है, जिनसे परिवर्तन की एक श्रृंखला शुरू की जा सकती है, जिसकी मदद से पूरे ऑर्गेनाइजेशन की आदतें बदली जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ आदतें पुनर्निर्माण के मामले में अधिक महत्वपूर्ण होती है, फिर वह पुनर्निर्माण व्यापार हो या जीवन का। इन आदतों को मूल आदतें कहा जाता है। ऐसी आदतें इंसान के जीवन के अनेक पहलुओं पर अपना प्रभाव डालती है, जैसे काम, भोजन, खेल, खर्च और संवाद आदि। मूल आदतें इंसान के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करती है जिससे समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मूल आदतें सफल हो, इसके लिए यह जरूरी है कि हर छोटी से छोटी चीज भी सही हो। इसकी सफलता कुछ मुख्य प्राथमिकताओं को समझने और उन्हें शक्तिशाली उत्तेजकों में परिवर्तित करने पर निर्भर होती है। इस पुस्तक के पहले भाग में आपने आदत की कार्यप्रणाली, नई आदतों का निर्माण और परिवर्तन जैसे विषयों को समझा। पर एक प्रमुख आदत की शुरुआत किस बिंदु से होनी चाहिए, इसका जवाब मूल आदतों को समझने से ही मिलता है। जिन आदतों में परिवर्तन होने से रूटीन और पैटर्न में परिवर्तन आता है, ऐसी आदतों का विशेष महत्व होता है। माइकल फेल्प्स ओलंपिक विजेता कैसे बने? कॉलेज और स्कूल में कुछ छात्र अपने समकक्ष बाकी छात्रों से बेहतर क्यों होते हैं? इस तरह के सवालों के जवाब मूल आदत को जाने बिना विस्तार से नहीं समझाए जा सकते। मूल आदत से ये पता चलता है कि कैसे कुछ लोग सालों कोशिश करके अचानक 18-20 किलो वजन घटा लेते हैं, या काम में व्यस्त रहने और अच्छा प्रदर्शन करने के साथ-साथ कुछ लोग हर रोज रात का खाना परिवार के साथ खाने का समय कैसे निकाल लेते हैं।
मूल आदतों को समझने से ये पता चलता है कि कैसे एल्कोआ दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनी बनी और कैसे कंपनी के स्टॉक्स डॉ जोन्स की सूची में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स बने। शुरुआत में जब ओनेल के सामने एल्कोआ का सीईओ बनने का प्रस्ताव रखा गया, तो वे बहुत उत्साहित नहीं थे। इस पद को स्वीकार करने को लेकर वे दुविधा में थे। वे अपने जीवन में काफी पैसा कमा चुके थे। वे कनेक्टिकट के निवासी थे और उनकी पत्नी को वहीं रहना पसंद था, जबकि एल्कोआ का मुख्यालय पीटर्सबर्ग में स्थित था और ओनेल को इस शहर के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने आखिरी निर्णय लेने के लिए एक सूची बनाई। इस सूची में उन्होंने ऐसी बातें लिखी जिनसे ये साफ हो सके कि सीईओ का पद स्वीकार करने पर उनकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं क्या होगी। सूची बनाकर चीजों को समझने की इस पद्धति पर ओनेल बहुत विश्वास करते थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने ऐसी ही सूचियां बनाकर ही सुनियोजित किया था। ओनेल ने अपने कॉलेज की पढ़ाई फ्रेनो राज्य में पूरी की थी। उन्होंने 3 साल में अपना कोर्स पूरा किया और इस दौरान वे पढ़ाई के अलावा सप्ताह में 30 घंटे काम भी करते थे। इस दौरान उन्होंने उन सभी चीजों की सूची बनाई जो वे अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते थे। इस सूची में सबसे ऊपर था परिवर्तन लाना। सन 1960 में ग्रेजुएट होने के बाद एक मित्र के प्रोत्साहन से ओनेल ने फेडरल इंटर्नशिप का फॉर्म भरा। इसके अलावा करीब 3 लाख अन्य लोगों ने भी इस सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। उनमें से 3,000 लोगों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ और नौकरी के लिए केवल 300 लोग चुने गए। ओनेल उनमें से एक थे। उनकी शुरुआत वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन में मिडिल मैनेजर पद से हुई। यहाँ उन्हें कंप्यूटर सीखने के लिए कहा गया। इस दौरान भी ओनेल अपनी सूचियां बनाते रहे, जैसे कुछ परियोजनाएं अन्य परियोजनाओं से अधिक सफल क्यों हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्टर समय पर माल देते हैं और कौन से देर करते हैं वगैरह। हर साल उनका प्रमोशन होता रहा। जैसे जैसे वे ऊंचे पदों पर पहुंचने लगे, उनकी सूची बनाने की आदत भी प्रसिद्ध होने लगी। लोगों के बीच बातें होती रहती थी कि चाहे कोई भी समस्या आ जाए, ओनेल की सूची में उस समस्या से निपटने के लिए एक बिंदु जरूर होगा। सन 1960 के मध्य में वॉशिंगटन डीसी में ऐसी प्रतिभाओं की भारी मांग थी। रॉबर्ट मैकनारा ने गणितज्ञों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के एक दल को नौकरी पर रखकर उनकी मदद से पेंटागन का पुनर्निर्माण किया। राष्ट्रपति जॉनसन भी ऐसे ही होशियार तकनीकी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखना चाहते थे। अतः ओनेल को काम पर रखा गया। ओनेल के इस काम ने आगे चलकर डीसी की सबसे शक्तिशाली एजेंसी की शुरुआत की, जिसका नाम है ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। इसके एक दशक बाद 38 साल की उम्र में ही ओनेल को डिप्टी डायरेक्टर का पद दे दिया गया। वे रातों रात शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिने जाने लगे। यही वो समय था जब ऑर्गेनाइजेशनल आदतों पर ओनेल का अध्ययन शुरू हुआ। उनकी पहली जिम्मेदारी थी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर सरकार के कुल खर्च का अध्ययन करने के लिए विश्लेषणात्मक रूपरेखा बनाना। जल्द ही उन्होंने पाया कि सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं तार्किक नियमों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती। इसके विपरीत ये योजनाएं विचित्र संस्थागत प्रक्रियाओं के कारण बनाई जाती थी, जो एक लिहाज आदतों की तरह संचालित होती थी। सरकारी अधिकारी और नेता ठोस निर्णय लेने के बजाय ऐसे इशारों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनकी क्रियाएं पहले से तय थी और जिनसे एक निश्चित इनाम मिलता था। ये इनाम था पदोन्नति या पुनर्निर्वाचन। यह आदत का ऐसा फंदा था जिसकी गिरफ्त में हजारों लोग और सरकार के अरबों डॉलर फंसे हुए थे। उदाहरण के लिए दूसरा विश्व युद्ध, जिसकी समाप्ति के बाद कांग्रेस ने एक योजना के अंतर्गत सामुदायिक अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। ये योजना 25 वर्ष गुजरने के बावजूद भी जारी थी। इसलिए जब भी स्वास्थ्य योजना के लिए धनराशि मंजूर होती, सरकारी अधिकारी नए अस्पतालों की इमारतें बनाने लग जाते, जबकि जिन कस्बों में नए अस्पताल बनाए जाते थे, वहां के लोगों को नए अस्पताल की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी इस पर किसी का ध्यान नहीं था। वे तो बस एक नई इमारत बनाना चाहते थे, जिसके बारे में बात करके नेता अपना वोट बैंक बढ़ा सके। ओनेल बताते हैं कि जब अस्पताल के लिए इमारत का निर्माण होता था, तो छोटी-छोटी चीजें तय करने में भी सरकारी कामगार महीनों का कीमती समय गंवा देते थे। वे इस तरह की मामूली चीजें तय करने में समय बर्बाद करते थे, जैसे पर्दों का रंग नीला होना चाहिए या पीला, मरीजों के कमरे में एक टीवी होना चाहिए या 2 नर्सों के बैठने के लिए बनाए जा रहे कमरे का डिजाइन कैसा होना चाहिए वगैरह। आमतौर पर इस बात का पता ही नहीं लगाया जाता था कि कस्बे में वाकई नए अस्पताल की जरूरत है या नहीं। सरकारी अधिकारियों को आदत हो गई थी कि स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर उसके समाधान के रूप में एक नए अस्पताल की इमारत खड़ी कर दी जाए।
ताकि चुनाव के समय नेता आसानी से वोट मांग सके। ये सब बिल्कुल अर्थहीन था, पर हर कोई बार-बार यही सब किए जा रहा था। शोधकर्ताओं ने जिन कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया, वहाँ उन्हें संगठनात्मक आदतें नजर आई। संगठनात्मक आदतों के अध्ययन में पूरा जीवन लगाने वाले जेफरी हॉन्गसन लिखते हैं, आदतें तो लोगों में होती ही है, पर संगठनों और संस्थाओं में रूटीन होते हैं। वास्तव में रूटीन आदतों का संगठनात्मक रूप होते हैं। ओनेल के अनुसार ऐसी आदतें हानिकारक होती है। वे कहते हैं हमारे निर्णय ऐसी प्रक्रियाओं पर निर्भर है जिनके पीछे कोई तार्किक विचार नहीं होता था। लेकिन कुछ एजेंसियां ऐसी भी थी जहां परिवर्तन की लहर आने लगी थी और उन्हें संगठनात्मक आदतों से लाभ हो रहा था। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।